फोन पर हेलो सुनते ही अनुराधा ने अपने पति विनय की आवाज़ पहचान ली। विनय ने अपनी बेटी नीति का हालचाल जानने के बाद टेंशन भरी आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ कब लौट रही हो? मेरा जवाब आपको पता है। अनुराधा की आवाज़ में दुख, शिकायत और गुस्से के मिले जुले भाव उभरे। तुम अपनी बेवकूफ़ी छोड़ दो। आप ही मेरी भावनाओं को समझकर सही कदम क्यों नहीं उठा लेते हो? तुम्हारे दिमाग में घुसे बेबुनियाद शक का इलाज करने को मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा। अपने बिजनेस को चौपट नहीं करूंगा अनुराधा। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। मैं जो कहती हूँ उसे सारी दुनिया सच मानती है। तो तुम नहीं लौट रही हो? विनय चिढ़कर बोला। नहीं, जब तक। तब मेरी चेतावनी भी ध्यान से सुनो अनुराधा। उसे बीच में टोकते हुए विनय की आवाज में धमकी के भाव उभरे। मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। अगर तुम तुरंत नहीं लौटी तो मैं कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अर्जी दे दूंगा। आखिर इंसान की सहने की भी एक सीमा होती है। अनुराधा ने फोन रखकर संबंध विच्छेद कर दिया। विनय ने पहली बार डाइवोर्स लेने की धमकी दी थी। उसकी आंखों में अपनी विवशता को महसूस करते हुए आंसू आ गए। वह चाहती थी तो आगे विनय से बात वह चाहती भी तो आगे विनय से बात न कर पाती, क्योंकि उसके रूंधे गले से आवाज नहीं निकलती। नीति अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। अनुराधा के माता पिता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अपनी चिंता, दुख और शिकायत भरी नाराजगी से प्रभावित होकर वह बिना किसी रुकावट के कुछ देर खूब रोई। रोने से उसका मन उदास और बोझिल हो गया। एक थकी सी गहरी आंस छोड़ते हुए वह उठी और फोन के पास पहुंचकर अपनी सहेली सुषमा का नंबर मिलाया। विनय से मिली डाइवोर्स की धमकी के बारे में जानकर सुषमा ने उसे आश्वासन दिया, तू रोना धोना बंद कर अनुराधा, मेरे पति घर पर ही हैं। हम दोनों घंटे भर के अंदर तुझसे मिलने आते हैं। आगे क्या करना है इसकी चर्चा आमने सामने बैठकर करेंगे। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुषमा उसके बचपन की सबसे अच्छी सहेली थी। उसका व उसके पति अजय का अनुराधा को बहुत ही सहारा था। उन दोनों के साथ अपने सुख दुख बांटकर ही पति से दूर वह मायके में रह रही थी। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनुराधा जो बात अपने माता पिता से नहीं कह पाती वह इन दोनों से बेहिचक कह देती। विनय से फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा अनुराधा से सुनकर सुषमा परेशान हो उठी तो उसके पति अजय की आंखों में गुस्से के भाव उभरे। अनुराधा, कोई चोर कोतवाल को उल्टा नहीं धमका सकता है। विनय को तलाक की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो समाज उसी के नाम पर थू थू करेगा। अजय ने आवेश भरे लहजे में अपनी राय बताई। मेरी समझ से हमें टकराव का रास्ता छोड़कर विनय से बात करनी चाहिए। चिंता के मारे अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए सुषमा ने अपने मन की बात कही। विनय से बातचीत करने को अगर अनुराधा उसके पास लौट गई तो वह अपने दोस्त की विधवा के प्रेम जाल से कभी नहीं निकलेगा। उस पर रिश्ता तोड़ने को दबाव बनाए रखने के लिए अनुराधा का यहाँ रहना जरूरी है। अगर विनय ने सचमुच डिवोर्स की अर्जी कोर्ट में दे दी तो क्या करेंगे हम? तब भी तो अनुराधा को मजबूरन वापस लौटना पड़ेगा ना। मैं नहीं लौटूंगी। अनुराधा ने सख्त लहजे में उन दोनों को अपना निर्णय सुनाया। मैं पिछले 3 महीने से अलग रह सकती हूँ मैं पिछले 3 महीने से अलग रह रही हूँ तो जिंदगी घर को भी अलग रह लूँगी। मैं जब चाहूँ तब टीचर की नौकरी पा सकती हूँ। नीति को पालना मेरे लिए परेशानी नहीं बनेगा। एक बात मेरे सामने बिल्कुल साफ है, अगर विनय ने उस विधवा माधवी से अपने पर्सनल व प्रोफेशनल रिश्ते बिल्कुल ख़त्म नहीं किए तो वह मुझे खो देंगे। सुषमा व अजय कुछ प्रतिक्रिया दर्शाते उससे पहले ही बाहर से किसी ने डोरबेल बजाई। अनुराधा ने दरवाज़ा खोला तो सामने
अपनी 15 वर्ष की बेटी नीति को खड़ा पाया। अनुराधा का व्यवहार अचानक बदल गया। सुषमा आंटी और अजय अंकल आए हुए हैं, तुम उनके पास कुछ देर बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा लाती हूँ। भावुकता की शिकार बनी अनुराधा ने प्यार से अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। मेरा मूड नहीं है किसी से जबरदस्ती बात करने का। जब भूख होगी तो मैं खाना खुद ही गर्म करके खा लूंगी। बड़ी रुखाई से जवाब देने के बाद साफ तौर पर चिढ़ी व नाराज सी नजर आ रही नीति अपने कमरे में जा घुसी। अनुराधा को उसका अचानक बदला व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने परेशान अंदाज में इसकी चर्चा सुषमा और अजय से की। नीति छोटी बच्ची नहीं है। सुषमा की आंखों में चिंता के बादल और ज्यादा गहरा उठे। अपने मम्मी पापा के बीच के मन मुटाव जरूर उसके मन की सुख शांति को प्रभावित कर रही है। उसके अच्छे भविष्य की खातिर भी हमें परेशानी का समाधान जल्दी करना होगा। सुषमा ठीक कह रही है अनुराधा, अजय ने गंभीर लहजे में कहा। तुम नीति से अपने दिल की बात खुलकर कहो और उसके मन की बातें सहनशीलता से सुनो। मेरी समझ से हमारे जाने के बाद आज ही तुम यह काम करना। कोई परेशानी आएगी तो सुषमा और मैं भी उससे बात करेंगे। उसकी टेंशन दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन दोनों के विदा होने तक अपनी परेशानी को हल करने का कोई पक्का रास्ता अनुराधा के हाथ नहीं आया था। अपनी बेटी से खुलकर बात करने के इरादे से जब उसने नीति के कमरे में कदम रखा, तब वह बेचैनी और चिंता का शिकार बनी हुई थी। क्या बात है? क्यों मूड खराब है तेरा बेटी? अनुराधा ने कई बार ऐसे सवालों को घुमा फिरा कर पूछा, पर नीति गुमसुम सी बनी रही। अगर मुझे तू कुछ बताना नहीं चाहती है तो सुषमा आंटी और अजय अंकल से अपने दिल की बात कह दे। अनुराधा की इस सलाह का नीति पर अप्रत्याशित असर हुआ। भाड़ में गए अजय अंकल। जिस आदमी की शक्ल से मुझे नफरत है, उससे बात करने की सलाह आप मुझे मत दो। नीति किसी ज्वालामुखी की तरह अचानक फट पड़ी। क्यों है तुझे अजय अंकल से नफरत? अपने मन की बात मुझसे बेहिचक होकर कह दे नीति बेटा। अनुराधा का मन एक अनजाने से डर और चिंता का शिकार हो गया। पापा के पास आप नहीं लौटो, इसमें उस शातिर इंसान का स्वार्थ है और आप भी बेवकूफ बनकर उनके जाल में फंसती जा रही हो। कैसा स्वार्थ और कैसा जाल? नीति, मेरी समझ में तेरी बात थोड़ी भी नहीं आई। मेरी बात तब आपकी समझ में आएगी जब खूब बदनामी हो चुकी होगी। मैं पूछती हूँ कि आप क्यों बुला लेती हो उन्हें रोज रोज? क्यों जाती हो उनके घर जब सुषमा आंटी घर पर नहीं होती? पापा बार बार बुला रहे हैं तो क्यों नहीं लौट चलती हो वापस घर? नीति के आरोपों को समझने में अनुराधा को कुछ पल लगे और तब उसने गहरे सदमे के शिकार व्यक्ति की तरह कांपते हुए स्वर में पूछा, नीति, क्या तुमने अजय अंकल और मेरे बीच गलत तरह के संबंध होने की बात अपने मुंह से निकाली है? हाँ, निकाली है। अगर दाल में कुछ काला ना होता तो वह आपको हमेशा पापा के खिलाफ क्यों भड़काते? क्यों जाती हो आप उनके घर जब सुषमा आंटी घर पर नहीं होती? अनुराधा ने नीति के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए उठे अपने हाथ को बड़ी मुश्किल से रोका और गहरी गहरी सांसें लेकर अपने गुस्से को कम करने की कोशिश में लग गई। दूसरी तरफ तनी हुई नीति आंखें फाड़कर चुनौती भरे अंदाज में उसे घूरती रही। कुछ सहज होकर अनुराधा ने उससे पूछा, सुषमा के घर मेरे जाने की खबर तुम्हें उनके घर के सामने रहने वाली तनु से मिलती है ना? हाँ, तनु मुझसे झूठ नहीं बोलती है। नीति ने एक एक शब्द पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। यह अंदाज उसने या तुमने किस आधार पर लगाया है कि मैं सुषमा के गैर मौजूदगी में अजय से मिलने जाती हूँ? आप कल सुबह उनके घर गई थी और परसों ही सुषमा आंटी ने मेरे सामने कहा था कि वह अपनी बड़ी बहन को डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएगी। फिर आप उनके घर क्यों गई? ऐसा हुआ जरूर है, पर मुझे याद नहीं रहा था। कुछ पल सोचने के बाद अनुराधा ने गंभीर
स्वर में जवाब दिया। मुझे लगता है कि वह घटिया इंसान आपको फ़ोन करके अपने पास ऐसे मौक़ों पर बुलाता है और आप चली जाती हो। नीति, तुम्हें अपनी मम्मी के कैरेक्टर पर यूँ कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आ रही है? अनुराधा का अपमान के कारण चेहरा लाल हो उठा। सुषमा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उसके साथ मैं कैसे विश्वासघात करूंगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे पापा बसते हैं और कोई नहीं। तब आप उनके पास लौट क्यों नहीं चलती हो? क्यों अजय अंकल के भड़काने में आ रही हो? नीति ने चुभते हुए लहजे में पूछा। बेटी, तेरे पापा के और मेरे बीच में एक औरत के कारण मनमुटाव चल रहा है। उस परेशानी के हल होते ही मैं उनके पास लौट जाऊंगी। नीति को यूं ही सफाई देते हुए अनुराधा ने खुद को शर्म के मारे जमीन में गड़ता महसूस किया। मुझे यह बेकार के बहाने लगते हैं। आप अजय अंकल के कारण पापा के पास लौटना नहीं चाहती हो। नीति अपनी बात पर अड़ी रही। तुम जबरदस्त गलतफहमी का शिकार हो नीति। सुषमा और अजय मेरे शुभ चिंतक हैं। उन दोनों का बहुत सहारा है मुझे। दोस्ती के पवित्र रिश्ते की सीमाएं तोड़कर कुछ गलत न मैं कर रही हूँ, न अजय अंकल। मेरे कहे पर भरोसा कर बेटी। अनुराधा बहुत भावुक हो उठी। मेरे मन की सुख शांति की खातिर आप अंकल से और ज़रूरी हो तो सुषमा आंटी से भी अपने रिश्ते पूरी तरह तोड़ लो मम्मी। मुझे डर है कि ऐसा ना करने पर आप पापा से हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। नीति ने आंखों में आंसू लाकर प्रार्थना की। तुम्हारी नासमझी भरे व्यवहार से मैं बहुत ही निराश हूँ। ऐसा कहकर अनुराधा उठकर अपने कमरे में चली आई। इस घटना के बाद माँ बेटी के संबंधों में बहुत ही खिंचाव आ गया। आपस में बातचीत बस बेहद जरूरी बातों को लेकर होती। अपने दिल पर लगे घावों को दोनों नाराजगी भरी खामोशी के साथ एक दूसरे को दिखा रही थी। नीति की चुप्पी व नाराजगी सुषमा और अजय ने भी नोट की। अनुराधा उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। वो कैसे कहती कि नीति ने अजय और उसके बीच नाजायज रिश्ता होने का शक अपने मन में बिठा रखा है। करीब 5 दिन बाद रात को नीति ने माँ के कमरे में आकर अपने मन की बातें कही। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मेरी सहेली तनु ने अन्य सहेलियों को सब बातें बताकर मेरे लिए सम्मान से सिर उठाकर चलना ही मुश्किल कर दिया है। अपनी ये सब परेशानियां मैं आपके नहीं तो किसके सामने रखूं? मुझे तुम्हारी सहेलियों से नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब है नीति। अनुराधा ने शुष्क स्वर में जवाब दिया। तुमने मुझे चरित्रहीन क्यों मान लिया? मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी सहेली पर विश्वास क्यों है? मम्मी, बात विश्वास करने या ना करने की नहीं है। हमें समाज में मान सम्मान से रहना है तो लोगों को उटपटांग बातें करने का मसाला नहीं दिया जा सकता। तब क्या दूसरों को खुश करने के लिए तुम अपनी मम्मी को चरित्रहीन करार दे दोगी? उनकी झूठी बातों पर भरोसा करके अपनी मम्मी को उसकी सबसे प्यारी सहेली से दूर करने की जिद पकड़ोगी? मुझ पर क्या गुजर रही है इसकी आपको भी कहाँ चिंता है मम्मी? नीति चिढ़कर गुस्सा हो उठी। मैं आपकी सहेली नहीं बल्कि सहेली के चालाक पति से आपको दूर देखना चाहती हूँ। अपनी बेटी की सुख शांति से ज़्यादा क्या अजय अंकल के साथ जुड़े रहना आपके लिए ज़रूरी है? अजय अंकल मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो सकते हैं नीति? मुझे तो अफसोस और दुख इस बात का है कि मेरी बेटी को मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं पूछती हूँ कि तुम ही मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? अपनी सहेलियों की बकवास पर ध्यान न देकर मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? मेरे मन में खोट नहीं है। इस बात को मेरे कई बार दोहराने के बावजूद तुमने उस पर विश्वास न करके मेरे दिल को जितनी तकलीफ पहुंचाई है, क्या उसका तुम्हें अंदाज़ा है? बोलते हुए अनुराधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यूं चीखना चिल्लाकर आप मुझे चुप नहीं कर सकोगी। गुस्से से भरी नीति उठकर खड़ी हो गई। चित भी मेरी और पट भी मेरी का चालाकी भरा खेल मेरे साथ ना खेलो। क्या मतलब? अनुराधा फौरन उलझन का शिकार बन गई। मतलब ये कि पापा ने अपने बिजनेस पार्टनर माधवी आंटी को लेकर आपको सफाई दे दी थी
तब तो आपने उनकी एक नहीं सुनी और यहाँ भाग गई। और जब मैं आपसे अजय अंकल के साथ संबंध तोड़ लेने की मांग कर रही हूँ, तो किस आधार पर आप मुझे गलत और खुद को सही ठहरा रही हो? अनुराधा को नीति का सवाल सुनकर तेज झटका लगा था। अनुराधा को नीति का सवाल सुनकर तेज झटका लगा। उसने अपना सिर झुका लिया। नीति आगे एक भी शब्द न बोलकर अपने कमरे में लौट गई। दोनों माँ बेटी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रात का खाना नहीं खाया। नीति के नाना नानी को उन दोनों के उखड़े मूड का कारण जरा भी समझ में नहीं आया। उस रात अनुराधा बहुत देर तक नहीं सो सकी। अपने पति के साथ चल रहे अनबन से जुड़ी बहुत सी यादें उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। नीति द्वारा लगाए गए आरोपों ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। विनय ने कभी स्वीकार नहीं किया था कि अपने दोस्त की विधवा के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। दूसरी तरफ ऑफिस में काम करने वाली 2-3 लड़कियों और विनय के दोस्तों की पत्नियों ने इस संबंध को समाप्त करवा देने की चेतावनी कई बार उसके कानों में डाली थी। तब खूबसूरत माधवी को अपने पति के साथ खूब खुलकर हंसते बोलते देख अनुराधा जबरदस्त ईर्ष्या व असुरक्षा की भावना का शिकार रहने लगी। विनय ने उसे प्यार से व डांट कर भी खूब समझाया, पर अनुराधा ने साफ कह दिया कि मेरे मन की सुख शांति, मेरे प्यार व खुशियों की खातिर आपको माधवी से हर तरह का रिश्ता समाप्त कर लेना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसमें अपनी नज़रों में गिर जाऊँ। मैं कसूरवार हूँ ही नहीं तो सज़ा क्यों भोगूँ? अपने स्वर्गवासी दोस्त की पत्नी को मैं बेसहारा नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे बेबुनियाद शक के कारण मैं अपनी नज़रों में खुद को गिराने वाला कोई कदम नहीं उठाऊंगा। विनय के इस फैसले को अनुराधा किसी भी तरह से नहीं बदलवा सकी। पहले अपने पति और अपनी बेटी के साथ हुए टकराव में अनुराधा को बड़ी समानता नजर आई। उसने माधवी को लेकर विनय पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था और नीति ने अजय को लेकर खुद उस पर। वह अपने को सही मानती थी, जैसे अब नीति अपने को सही मान रही थी। वहाँ विनय अपराधी के कटघरे में खड़ा होकर सफाई देता था और आज वह अपनी बेटी को सफाई देने के लिए मजबूर थी। अगले दिन की बात वह अच्छी तरह जानती थी। उसके मन में अजय को लेकर रत्ती भर भी गलत तरह का आकर्षण नहीं था। इस मामले में नीति पूरी तरह गलत थी। तब माधवी व विनय के मामले में क्या वह खुद गलत नहीं हो सकती थी? इस सवाल से जूझते हुए अनुराधा ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजार दी। अगली सुबह नीति के जागते ही अनुराधा ने अपना फैसला उसे सुना दिया। अपना सामान बैग में रख लो, नाश्ता करने के बाद हम अपने घर लौट रहे हैं। अनुराधा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। ओ मम्मी, यू आर अ ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। नीति भावुक होकर उससे लिपट गई। अनुराधा ने उसके माथे पर चुंबन लिया, पर मुंह से कुछ नहीं बोली। तब नीति ने धीमे स्वर में उससे कहा, गुस्से में आकर मैंने जो भी पिछले दिनों आपसे उल्टा सीधा कहा है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आपका फैसला बता रहा है कि मैं गलत थी। प्लीज़ मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अनुराधा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू भर आए। पिछले कई दिनों से बनी मानसिक पीड़ा व तनाव से दोनों पल भर में आज़ाद हो गई थी। उसके बुलावे पर सुषमा उससे मिलने घर आ गई। अजय के ऑफिस चल जाने के कारण अनुराधा के लौटने की खबर अजय तक नहीं पहुंची। सुषमा को अनुराधा ने अकेले में अपने वापस लौटने का सही कारण बताया। पिछले दिनों अपनी बेटी नीति के कारण विनय और माधवी को लेकर मुझे अपनी एक गलती, एक तरह की नासमझी का एहसास हुआ है। उसी भूल को सुधारने को मैं विनय के पास बेशर्ते वापस लौट रही हूँ। माधवी के साथ उसके गलत संबंध नहीं है। मुझे विनय के इस बात पर विश्वास करना चाहिए था, पर मैं और लोगों की सुनती रही और हमारे बीच प्यार व विश्वास का रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगा। अगर विनय निर्दोष है तो मेरा झगड़ालू रवैया उन्हें कितना गलत और दुखदाई लगता होगा। बिना कुछ अपनी आंखों से देखे पत्नी का पति पर विश्वास न करना क्या एक तरह
का विश्वासघात नहीं है। मैं विनय को, उनके प्यार को खोना नहीं चाहती हूँ। हो सकता है कि माधवी और उनके बीच गलत तरह के संबंध बन गए हो, पर इस कारण वह खुद भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। उनके दिल में सिर्फ मैं रहूं। क्या अपने इस लक्ष्य को मैं उनसे लड़ झगड़ कर कभी पा सकूंगी? वापस लौटकर मुझे उनका भरोसा फिर से जीतना है। हमारे बीच प्रेम का मजबूत बंधन फिर से कायम होकर हम दोनों के दिलों को, घाव को भर देगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। अनुराधा की आंखों में दृढ़ निश्चय के भाव को पढ़कर सुषमा ने उसे बड़े प्यार से अपने गले से लगा लिया। शीला जी बाथरूम में बेशुद्ध पड़ी थी। शाम में छोटी बहू अंजू ऑफिस से आई और सास के कमरे में चाय लेकर गई तो देखा कि वे बेहोश हैं। अंजू घबरा गई, तुरंत पति को फोन किया। पति और जेठ दौड़े दौड़े आए। जरूर दोपहर में नहाते वक्त माँ का पैर फिसल गया होगा और सिर लोहे के नल से टकरा गया होगा। छोटे बेटे ने कहा, पर अभी सांस चल रही है, जल्दी चलो अजय, हम माँ को बचा सकते हैं। अंजू, तुम जाकर जरा एम्बुलेंस वाले को फोन करो, तब तक हम माँ को बिस्तर पर लिटाते हैं। हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ। घबराई हुई अंजू ने तुरंत एम्बुलेंस वाले को कॉल किया। आनन फानन में माँ को पास के ही सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करा लिया गया। ब्रेन हैमरेज का केस था। माँ को वेंटिलेटर पर आईसीयू में रखा गया। तब तक बड़ी बहू सीमा भी ऑफिस से अस्पताल आ गई। उसके दोनों बेटे ट्यूशन के बाद घर पहुंच गए थे। अंजू की बेटी माँ के साथ ही हॉस्पिटल में थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। आज से करीब 22 साल पहले शीला जी के पति मनोहर जी और 2 बेटों के साथ इस शहर में आई थी। उन्होंने लक्ष्मी कॉलोनी में अपना घर खरीदा था। यह एक पॉश कॉलोनी थी। आस पड़ोस भी अच्छा था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। पर करीब 15 साल पहले मनोहर जी नहीं रहे। तब शीला जी ने बखूबी अपना दायित्व निभाया। दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। वे खुद सरकारी नौकरी में थीं। पैसों की कमी नहीं थी। उन्होंने घर को बड़ा करवाया, 2 फ्लोर और बनवा लिए। फिर अच्छे घरों में बेटों की शादी करा दी। बेटों की शादी के बाद ग्राउंड फ्लोर में वे अकेली रहने लगी। ऊपर के दोनों फ्लोर में उनके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ रहते। बेटे बहू माँ का पूरा ख्याल रखते। खासकर छोटी बहू अंजू सास का ज़्यादा ही ख्याल रखती। वह फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, सो फटाफट चाय नाश्ता खाना आदि बनाकर सास को दे आती। शाम को बड़ी बहू के दोनों बच्चे भी आकर दादी के पास ही खेलने लगते और चाची के हाथ के बने स्नैक्स का मज़ा लेते। 2 साल पहले दोनों बेटों ने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया था। दोनों इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे। दोनों बहुएं काम पर जाती थीं, इसीलिए दिन भर घर से बाहर रहती थी। रिटायरमेंट के बाद शीला जी पीछे से उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखती। खासकर छोटी बहू की बेटी तो उनकी गोद में ही बड़ी हुई थी। हादसे के बाद पूरा परिवार स्तब्ध था। 3-4 दिन शीला जी अस्पताल में ही रहीं। पूरे परिवार की रूटीन बदल गई। शीला जी घर में होती थी तो सब कुछ कायदे से चलता था। दोनों बहुओं को बच्चों की चिंता नहीं रहती थी। बच्चे स्कूल और ट्यूशन से जल्दी भी आ जाते तो तुरंत दादी के पास पहुंच जाते। घर में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती थी। दादी हमेशा सबके लिए हाजिर रहती। पर आज दादी ही परेशानी में थी तो जाहिर है पूरा परिवार परेशान था। चौथे दिन डॉक्टर ने आकर सॉरी कह दिया। शीला जी बच नहीं सकी। 2-3 दिन तक घर में मातम पसरा रहा। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। धीरे धीरे सब चले गए। फिर शुरुआत हुई एक खास मसले पर बहस की। मसला था जायदाद का बंटवारा। माँ ने कोई वसीयत जो नहीं छोड़ी थी। बड़े बेटे ने शांति से सुलह की बात की। देखो, माँ ने कोई वसीयत तो लिखी नहीं। अब झगड़े के बजाय क्यों ना आपसी सहमति से हम जमीन जायदाद को 2 बराबर हिस्सों में बांट लें। दोनों भाइयों को बराबर की संपत्ति मिल जाएगी। बड़े भाई की
बात सुनकर छोटे भाई ने स्वीकृति में सिर हिला दिया, मगर बड़ी बहू यानी सीमा अपने पति का फैसला सुनकर बिफर पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम बड़े हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमें बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। अंजू की एक ही बेटी है, उसे कम मिलना चाहिए। पर भाभी, ऐसा क्यों होगा? बड़े होने का मतलब यह तो नहीं कि हर चीज़ आपको ज़्यादा मिले। अंजू ने कितना कुछ किया है माँ के लिए, हमेशा उनके खाने पीने का ख्याल रखती रही है। ज़्यादा मुंह ना खुलवाओ देवर जी, खाने का ख्याल रखा तो उससे ज़्यादा पाया भी है। माँ जो भी चीज़ मंगवाती थी पहले अंजू के हाथ में रख देती थी। अंजू कभी पूरा गटक जाती तो कभी थोड़ा बहुत मेरे बच्चों को देती। फिर यह क्यों भूलते हो कि तुम्हारी बेटी रिया को माँ ने ही पाला है। अंजू कितने आराम से रिया को माँ के पास छोड़कर ऑफिस चली जाया करती थी, जबकि मेरे समय में तो माँ नौकरी करती थी। अपने दोनों बेटों को मैंने खुद पाला है, माँ ने ज़रा भी मदद नहीं की थी मेरी। पर दीदी, आपके बच्चे जब छोटे थे तब यदि माँ नौकरी करती थी तो इसमें मेरा क्या दोष? मेरी बच्ची को माँ ने पाला, मैं मानती हूँ, मगर ऐसा करने में माँ को खुशी मिलती थी। बस इतनी सी बात है, इन बातों का जायदाद से क्या संबंध? देख अंजू, तू हमेशा बहुत चालाक बनती फिरती है। भोली सी सूरत के पीछे कितना शातिर दिमाग पाया है, यह मैं भली भांति जानती हूँ। चुप करो सीमा, चलो मेरे साथ। इस तरह झगड़ने का कोई मतलब नहीं, चलो। बड़ा भाई बीवी को खींचकर ऊपर ले गया। उसके दोनों बच्चे भी माँ की इस हरकत पर हतप्रभ थे। वे भी चुपचाप अपने अपने कमरों में जाकर पढ़ने लगे। अंजू की आंखें डबडबा आई। पति ने उसे सहारा दिया और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। सीमा की बातों ने उन दोनों को गहरा संताप दिया था। अंजू अपनी जेठानी के व्यवहार से हतप्रभ थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब बड़ी बहू सीमा ने अंजू से बातचीत करनी बंद कर दी। वह केवल व्यंग किया करती। अंजू कभी जवाब देती तो कभी खामोश रह जाती। तीनों बच्चे भी सहमे सहमे से रहते। दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता ही गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा। जायदाद के बंटवारे का मसला अधर में लटका रहा। एक दिन सीमा का छोटा बेटा ट्यूशन के बाद पहले की तरह अपनी चाची अंजू के पास चला गया। अंजू ने पकौड़ियाँ बनाई थी। वो प्यार से बच्चे को चाय और पकौड़े खिलाने लगी। तब तक सीमा ऑफिस से वापस लौटी तो बेटे को अंजू के पास बैठा देखकर उसके बदन में आग लग गई। आपे से बाहर होती हुई वह चिल्लाई, खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ खिलाया। पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ती है। पहले माँ जी को अपना शागिर्द बना लिया था, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। सुनकर अंजू भी बौखला गई। वह गरज कर बोली, दीदी, ऐसे बेतुके इल्जाम तो मुझ पर लगाना मत। यदि माँ जी मुझसे प्यार करती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कुछ खिलाकर शागिर्द बना लिया था। वे मेरे व्यवहार पर मरती थी, समझी आप? हाँ हाँ, छोटी सब समझती हूँ। तूने तो अपनी चाशनी जैसी बोली और बलखाती अदाओं से मेरे पति को भी काबू में कर रखा है। एक शब्द नहीं सुनते तेरे विरुद्ध। तूने बहुत अच्छी तरह उनको अपने जाल में फंसाया है। दीदी, यह क्या कह रही हो तुम? मैं उन्हें भैया मानती हूँ। इतनी गंदी सोच रखती हो मेरे लिए? ओह, मैं जिंदा क्यों हूँ? ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? कहते हुए अंजू लड़खड़ाकर गिरने लगी। उसका सिर किचन के स्लैब से टकराया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। सीमा का छोटा बेटा घबरा गया। जल्दी से उसने पापा को फोन किया। अंजू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि एक तो बीपी अचानक बढ़ जाने से दिमाग में खून का दबाव बढ़ गया, उस पर सिर में अंदरूनी चोटें भी आई हैं। इस वजह से अंजू कोमा में चली गई है। पर अचानक अंजू का बीपी हाई कैसे हो गया? उसे तो कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं रही। अंजू के पति ने पूछा तो सीमा ने सफाई दी, क्या पता, वह तो मैं नीचे राजू को लेने गई थी, तभी अचानक अंजू गिर पड़ी। सीमा के पति ने टेढ़ी नजरों से बीवी की तरफ देखा, फिर डॉक्टर से बात करने लगे। इधर अंजू के पति के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीवी की देखभाल करे या बेटी की। कैसे संभलेंगे सारे काम? कैसे चलेगा अब घर? इधर अंजू की तबीयत को लेकर चिंता तो थी ही,
तब देवर के करीब आती हुई सीमा बोली, भाई साहब आप चिंता ना करो, मैं हूँ अंजू के पास। जब तक अंजू ठीक नहीं हो जाती मैं अस्पताल में ही हूँ। अंजू मेरी बहन जैसी है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी उसका। जी भाभी, जैसा आप कहें। देवर ने सहमति दे दी, मगर जब पति ने सुना तो उसने शक की नज़रों से सीमा की तरफ देखा। वह जानता था कि सीमा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इधर सीमा किसी भी हाल में अंजू के पास ही रुकना चाहती थी। वह दिखाना चाहती थी कि उसे अंजू की कितनी फिक्र है। कहीं न कहीं वह पति के आरोपों से बचना चाहती थी कि अंजू की इस हालत की जिम्मेदार वह है। वह बार बार डॉक्टर के पास जाकर अंजू की हालत की तहकीकात करने लगी। अंत में पति और देवर सीमा को छोड़कर चले गए। सीमा रात भर सो नहीं सकी, इस चिंता में नहीं कि अंजू का क्या होगा, बल्कि इस चिंता में कि कहीं उसे इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ना समझ लिया जाए। वैसे हॉस्पिटल का माहौल भी उसे बेचैन कर रहा था। अगले दिन अंजू की हालत स्थिर देखकर उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अंजू के अलावा उस वार्ड में एक बुजुर्ग महिला भी थी जिसे दिल की बीमारी थी। महिला के पास उसका 18 साल का बेटा बैठा था। वार्ड में मौजूद महिला की तबीयत बार बार बिगड़ रही थी। रात में इमरजेंसी वाले डॉक्टर विजिट करके गए थे। उसकी हालत देख सीमा सहम सी गई थी। अब उसे वाकई अंजू की चिंता होने लगी थी। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। सीमा अंजू के पास ही रही, एक बार भी घर नहीं गई। उस दिन रविवार था। सीमा ने अपने बेटों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो पति दोनों बेटों को उसके पास छोड़ गए। सीमा ने प्यार से उनके माथे को सहलाया और बोली, सब ठीक तो चल रहा है बेटे, आप लोग रोज स्कूल तो जाते हो ना? पापा कुछ बनाकर देते हैं खाने को? हाँ माँ, आप हमारी फिक्र मत करो, पापा हमें बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं, रूखे अंदाज में बड़े बेटे ने जवाब दिया। तो सीमा को थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे बच्चे उसके बगैर ठीक से रह नहीं पा रहे हैं और ऐसे में उसका मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि सब ठीक है। सीमा ने फिर से पुचकारते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक होते ही मैं घर आ जाऊंगी। अभी तो मेरे लिए चाची को देखना ज़्यादा ज़रूरी है ना, कितनी तकलीफ में है वह। मम्मी, आप प्लीज़ ज़्यादा ड्रामा ना करो, हमें पता है कि चाची की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने। छोटे बेटे राजू ने उसका हाथ झटकते हुए कहा तो बड़ा बेटा भी चिढ़े स्वर में बोलने लगा, कितनी अच्छी है हमारी चाची, कितना प्यार करती थी हमें। पर आप मम्मी, आपने उनके साथ कितना बुरा किया, वी हेट यू। कहते हुए दोनों बच्चे सीमा के पास से उठकर बाहर भाग गए। सीमा भीगी पलकों से उन्हें जाता देखती रही। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल पर 100 मन का भारी पत्थर सा पड़ा था। उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चे उसे इस तरह दुत्कारेंगे। बिना आगे पीछे सोचे लालच में आकर उसने अंजू के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। कितनी जली कटी सुनाई। वे सब बातें बच्चों के दिमाग में इस तरह छप गई थी कि अब बच्चे उसके वजूद को ही धिक्कार रहे थे। सीमा ने आंखें बंद कर ली, आंखों से आंसू गिरने लगे। पुरानी बातें एक एक कर उसके जहन में उभरने लगी। अपने बच्चों की नज़रों में इतनी नीचे गिरकर कैसे जिएगी वह? सच में अंजू ने तो कभी भी उससे ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की थी। उसने हमेशा अंजू को बात सुनाया, उसके मधुर व्यवहार का उपहास उड़ाया, उस पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। तभी बगल वाली बुजुर्ग महिला की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टरों की टीम आई और उस महिला को आईसीयू में ले जाया गया। उसका बेटा भी पीछे पीछे तेजी से निकल गया। इस सारे घटनाक्रम के फलस्वरूप सीमा के दिमाग पर एक अजीब सा सदमा लगा था। वह बैठी बैठी चीखने लगी। उसे लगा जैसे अंजू शरीर छोड़कर बाहर आ गई है और उसकी तरफ हिकारत भरी नज़रों से देखती हुई दूर जा रही है। सीमा को एहसास हुआ जैसे वह पूरी तरह अकेली हो गई है। सब उस पर हंस रहे हैं। वह जोर जोर से रोने लगी। रोती रोती बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो खुद को बेड पर पाया। पास में डॉक्टर खड़े थे, दूर पति भी खड़े थे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह अंदर से इतना टूटा हुआ महसूस कर रही थी कि उसे पति से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
तभी उसने सुना कि डॉक्टर उसके देवर से कह रहे थे कि अंजू की सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी, दवा और हॉस्पिटल के दूसरे खर्च मिलाकर 20 लाख तो लग ही जाएंगे। पर अंजू को ठीक करने के लिए यह सर्जरी करानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर देवर काफी परेशान दिख रहा था। सीमा जानती थी कि उसके देवर के पास अभी 2-3 लाख से अधिक नहीं है। हाल ही में उसने अपनी सास की हार्ट सर्जरी में करीब 8 लाख लगाए थे और वह खाली हो चुका था। सीमा हिसाब लगाने लगी कि उसके पति के पास 6 लाख से ज़्यादा निकल नहीं सकेंगे। वैसे भी दोनों भाइयों ने अपनी आधी से ज़्यादा जमा पूंजी बिजनेस में जो लगा रखी थी। तभी सीमा को अपने जेवर का ख्याल आया। कुल मिलाकर 7-8 लाख के जेवर तो थे ही उसके पास, बाकी के रुपए कहाँ से आएंगे? वह इस सोच में डूब गई। तब उसे अपनी बड़ी बहन का ख्याल आया। उससे थोड़े जेवर ले सकती है, कुछ रुपए अपने भैया से उधार भी मिल सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों भाई आपस में बातें करने लगे थे। छोटे ने उदास स्वर में कहा, भैया, डॉक्टर तो इलाज के लिए इतना लंबा चौड़ा खर्च बता रहे हैं, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपए? हाँ अजय, इतने रुपए तो मेरे पास भी नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी बेड पर लेटी सीमा उठ बैठी और बोली, देवर जी, आप चिंता ना करो, रुपए का इंतजाम मैं करूंगी। आप बस डॉक्टर को सर्जरी के लिए हाँ बोल दो और 2 दिनों की मोहलत ले लो। मगर भाभी, आप 2 दिनों के अंदर रुपए कहाँ से ले आएंगी? देवर जी, मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? फिर भी रुपए कम पड़े तो दीदी या माँ के जेवर भी मिला लूंगी। मेरे भैया से कुछ कैश रुपए भी मिल जाएंगे। सीमा की बात सुनकर देवर मना करने लगा। सीमा के पति ने भी टोका, सीमा, उनसे रुपए लेना ठीक होगा क्या? और फिर तुम्हारे जेवर, तुम तो कभी उन्हें हाथ तक नहीं लगाने देती थी। अपने जेवर तो तुम्हें जान से प्यारे थे। प्यारे तो हैं, पर अंजू की जान से प्यारे नहीं, सीमा ने कहा तो दोनों भाई उसे आश्चर्य से देखने लगे। सीमा ने 2 दिन के अंदर 20 लाख इकट्ठे कर लिए। अंजू की सर्जरी हो गई। सर्जरी सफल रही। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद अंजू घर आ गई। अब भी उसे काफी कमजोरी थी। इस दौरान करीब 1 महीने तक सीमा ने पूरे दिल से अंजू की सेवा की। अपने बच्चों के साथ अंजू की बेटी को भी संभाला। इस भागदौड़ में सीमा का वजन काफी कम हो गया। एक दिन अंजू से मिलने उसकी बहन आई तो उसने सीमा को आश्चर्य से देखते हुए कहा, अरे सीमा दीदी, तुम्हारा वजन तो आधा रह गया। इस पर हंसती हुई सीमा बोली, हम दोनों जेठानी देवरानी का वजन मिला लो तो उतना ही वजन मिल जाएगा जितना पहले मेरा हुआ करता था। यह सुनकर अंजू की आंखें खुशी से भीग उठी और वह उठकर सीमा को गले से लगा ली। दोनों बच्चे भी प्यार से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर